अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ऑनसिरोन। ऑनसिरोन जो होता है वो बेसिकली सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है और आपको टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। तो हम देखते हैं कि इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो क्या है। और ऑनसिरोन का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है ओंडास्टीरोन। ओंडास्टीरोन जो है वो एक एंटी इमेटिक ड्रग्स हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी व्हाट आर इमेटिक्स। emetics are those drugs which are used to produce nausea or vomiting. It means वो कंडीशन जब आप जो है ओवर ईटिंग करते हैं या फूड पॉइजनिंग हो जाती है या इस तरह की कोई कंडीशन बन जाती है कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मौजूद होता है डाइजेस्टिव ट्रैक में, तो आपको वो रिमूव करना होता है। तो आप ये करते हैं कि कोई इमेटिक ड्रग ले लेते हैं जिसके ज़रिए जो है वो आपका जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो वोमिटिंग के ज़रिए जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो एंटी इमेटिक्स जो होता है वो उसके नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। मीन कि आपके आपके बॉडी में कोई मतलब कि इस तरह की चीज़ आप खा लेते हैं जिससे जो है वो नोज़िया या वोमिटिंग होता है, या कोई मतलब कीमोथेरापी करवाते हैं जिसके बाद जो होता है वो नोज़िया या वोमिटिंग की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए कि वो नोज़िया या वोमिटिंग यानी कि दिल मतली ना हो और वो कह की कंडीशन ना बने, तो उसमें आप क्या करते हैं कि उसमें आप एंटी इमेटिक ड्रग ले लेते हैं। तो ऑनसिरोन जो होते हैं वो वन ऑफ द एंटी इमेटिक ड्रग्स हैं। सो एक्टिव इंग्रेडिएंट यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है कि वो ओंडास्टीरोन है। तो ओंडास्टीरोन जो होता है वो जो टैबलेट फॉर्म होती है उसके अंदर 4 मिलीग्राम में प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा डिफरेंट कंपोजिशंस होती हैं जो कंपनीज बना रही हैं पाकिस्तान के अंदर या इंटरनेशनली बना रही होती हैं। वो कंपोजिशन जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट की डिफरेंट चेंज हो सकती है, मतलब एक्सीपिएंट के हिसाब से। उसके अलावा हम इसका यूज़ देखते हैं, तो यूज़ भी मैंने फर्स्ट एक्सप्लेन कर दिया है कि नोज़िया या वोमिटिंग को ट्रीट करती हैं। तो कंडीशन क्या हो सकती है, कीमोथेरापी हो सकती है या रेडिएशन थेरापी हो सकती है, जिसके बाद आपको नोज़िया हो सकता है या दिल मतली हो सकता है, तो उसको आप ट्रीट करने के लिए ये ले रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसका बेसिक फंक्शन कैसे होता है, जो मैकेनिज़्म जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो सुन रहे हैं उनके लिए ये है कि स्टोमक के अंदर जो होता है वो 5-HT3 रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स का फंक्शन ये होता है कि इन्होंने सिग्नल ब्रेन को पहुंचाने होते हैं कि वो नोज़िया प्रोड्यूस करें। तो इसमें ये होता है कि ये उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने से ये होता है कि वो सिग्नल्स जो होते हैं वो जनरेट नहीं होते, और वो सिग्नल्स ना जनरेट होते हैं और ना ही वो ब्रेन तक जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंच पाते हैं, और इससे जो है वो इमेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो वहाँ पे डिप्लीट हो जाती हैं, मीन कि वो प्रोड्यूस नहीं होती। उसके बाद अगर हम देखें तो ऑनसिरोन अगर सिरप देखें तो वो जो है वो एवरी काइंड ऑफ पर्सन के लिए जो होता है वो नहीं होता। वो उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो लेने के लिए वो चेंज हो जाती है। मीन के वो हर उम्र का बंदा जो है वो उसके हिसाब से उसकी जो है वो कंसंट्रेशन आप ले रहे होते हैं वो चेंज होती है। मीन के अगर आप बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, तो उसके लिए जो है वो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। अगर 8 किलोग्राम से 15 किलोग्राम का है तो उसको 2 मिलीग्राम देंगे। इस हिसाब से जो है वो ये मैंने एक एग्जांपल दी है। तो इसके जो बॉक्स होता है सिरप का, तो उसके ऊपर जो होता है ये चीज़ें मेंशन होती हैं, और उसके अंदर जो लीफलेट होता है उससे भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। या ये एक फार्मासिस्ट जो वहाँ पे प्रेस्क्राइब कर रहा होता है, ये आपको दे रहा होता है फार्मेसी के ऊपर, उसका ये काम होता है कि वो आपको बता दे कि आपका जो पेशेंट है उसका वेट क्या है या उसकी एज क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये मैंने आपको बताया है कि वर्क कैसे करता है। ये जो 583 रिसेप्टर्स हैं उसको ब्लॉक करता है। उसके बाद अगर हम इसकी प्राइस देखें, जो मैंने मतलब कि फार्मेसी पे मुख्तलिफ फार्मेसीज़ पे देखी हैं, तो उसके बाद इसकी जो प्राइस मैंने देखी है वो 234 पर पैक जो होता है इसकी टैबलेट की देखी है। उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम देखें तो साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि इसमें हेडेक हो सकता है, फैटीग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, चिल्स, वीकनेस वगैरह भी इसकी साइड इफ़ेक्ट्स ये इतनी कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें यह है कि अगर आप ओवरडोजिंग ना करें, जो आपको प्रेस्क्राइब किया गया है वो चीज़ अगर आप लें तो उसमें जो है वो इतना इफेक्ट इसका नहीं है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो वोमिटिंग जो होता है वो डिफरेंट कंडीशंस में प्रोड्यूस हो रही होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको फूड पॉइजनिंग से भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो फूड पॉइजनिंग में जो होता है पेप्टो बिस्मोल एक टैबलेट होती है, वो सिरप भी होता है बच्चों के लिए। और जो है वो ईटिंग कर ली है या इस तरह की कोई मतलब चीज़ ले ली है जिससे जो है वो उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो उसके लिए जो है वो एक और ड्रग अवेलेबल है मार्केट के अंदर जिसका नाम कोपेक्टेट है, या इसके लिए पेप्टोबिस्मोल भी अवेलेबल होता है, जो बच्चों के लिए सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है, टैबलेट भी इसकी अवेलेबल होती हैं। तो वो भी आप टेकअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें कि आपको डॉक्टर या फार्मासिस्ट जो होता है प्रेस्क्राइब कर रहा होता है कि आपने जो है वो इसको जो है वो 3 टाइम्स अ डे लेनी है, तो इट मीन्स दैट यू हैव टू टेक इट आफ्टर एवरी 8 आवर्स। मीन कि आपको हर 8 घंटे के बाद जो होता है वो लेनी होता है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हर 8 घंटे के बाद आपने जो है वो उसकी डोजिंग करनी होती है।
उसके बाद अगर आपको कहा जाए कि खाने के बाद लेना है, तो खाने के बाद का मतलब ये होता है कि आपने 30 से मिनट से 40 या 50 मिनट के बाद ही उसको जो है वो ड्रग लेनी है। अगर आप जो है फ़ौरन बाद ले लेते हैं या खाने के दौरान ही ले लेते हैं, तो उसके वो इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते, उसकी वो एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती, ओवर एब्ज़ॉर्ब हो सकती है या अंडर एब्ज़ॉर्ब हो सकती है। तो जो प्रिस्क्राइब किया जाता है या जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उसके मुताबिक ही आपने टेकअप करना होता है। थैंक यू।